All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the chapter of motivation. हमने अपनी क्लास का सेकेंड हाफ मोटिवेशन पढ़ा था. बहुत डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड किया कि सर ये मोटिवेशन क्या होती है एंड व्हाट क्रिएट्स मोटिवेशन. हमने बहुत डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड किया कि मोटिवेशन इज द डिजायरेबिलिटी एंड विलिंगनेस टुवर्ड्स अ वर्क. कोई काम को करने की कितनी चाहत है, कितनी लगन है, कोई काम को कितना अच्छे से कितना जल्दी करने की चाहत है, इंटरेस्टेड है, विलिंगनेस है, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं. और ये भी पढ़ाया कि सर मोटिवेशन इज द रिजल्ट, मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ द satisfaction that is derived from the outcome of the work. जो काम मैं और आप कर रहे हैं, जो काम मैं और आप कर रहे हैं, उस काम से जो आउटकम आएगा, उस आउटकम की जो सेटिस्फैक्शन है, वो मोटिवेशन है. एक्चुअली सेटिस्फैक्शन जितनी ज्यादा होगी, मोटिवेशन उतनी ज्यादा होगी. तो सर मोटिवेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द आउटकम ऑफ द वर्क. अब हमने ये चीजें तो अंडरस्टैंड कर ली थी कि व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट क्रिएट्स मोटिवेशन. अब आज हम कंटिन्यू करेंगे तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि सर इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन? सर मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाई वी स्टडी मोटिवेशन. हम क्यों पढ़ रहे हैं मोटिवेशन. और फिर ये देखेंगे कि हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू इंक्रीज मोटिवेशन. ये हमारी आज की क्लास का सारा कंटेंट होगा. अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा. सर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मोटिवेशन, ये हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं. जरा बस हमारे सामने रिकैप आ रहा है, वो देख लीजिएगा. मोटिवेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट to achieve objectives and to satisfy needs. कि सर मोटिवेशन क्या है? इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट कि कोई काम उसे कितना इंपॉर्टेंट है करना, और उसे अपनी नीड्स और वांट को फुलफिल करना है, सेटिस्फाई करना है. तो कितना शिद्दत से उसे, कितनी ज्यादा डिजायरेबिलिटी है उसकी कि वो नीड और वांट उसे पूरी करे. दैट रिजल्ट्स इन मोटिवेशन, दैट क्रिएट्स मोटिवेशन. अब आपको यहां पर मोटिवेशन से रिगार्डिंग एक चीज समझाता हूं कि टेक्निकली मोटिवेशन की जो जनरल थ्योरी है, जनरल डेफिनेशन है, वो तो यही है कि मोटिवेशन इज द विलिंगनेस एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ अ वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क क्विकली एंड वेल. किसी काम को करने की चाहत, विलिंगनेस एंड डिजायरेबिलिटी. लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोटिवेशन एक फैक्टर में नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है. हम उसे मेनली कैटेगराइज कर देते हैं कि मोटिवेशन रिजल्ट्स फ्रॉम टू मेन फैक्टर्स. मोटिवेशन दो फैक्टर्स से बनता है, एक इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर. एक इंटरनल फैक्टर और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर, काम करने में कितना मजा आ रहा है मुझे. अगर कोई काम करने में मजा आ रहा है तो उसकी सेटिस्फैक्शन, वर्क सेटिस्फैक्शन, वो इंटरनल मोटिवेशन है. वो वर्क की, अपने काम की मोटिवेशन है. मोटिवेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ. सो उसे हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं. एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है जो काम के अलावा उस काम के साथ एसोसिएटेड बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स. काम करने में मजा अलग चीज है, काम के साथ जो बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स अटैच हैं उसका मजा, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. तो हम आगे इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस को ये मेक श्योर करना होता है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों को अंडरस्टैंड करे. बहरहाल मोटिवेशन इज अ डायरेक्ट रिजल्ट
how much a person is desperate, willing to satisfy the needs. अब सवाल ये आ जाता है कि सर ये क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमन नीड्स? हमने बेसिक नीड्स एंड वांट्स तो पढ़ी हैं. व्हाट आर ह्यूमन नीड्स? दीज आर द एलिमेंट्स required for survival and good mental and physical health. मेरी और आपकी लाइफ बेहतरीन गुजरे, हमारा सर्वाइवल हो सबसे पहले, और हमारी लाइफ बेहतरीन हो, हमारा मेंटल स्टेट अच्छा हो, हमारी फिजिकल कंडीशन बेहतरीन हो. उन चीजों को, ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो एलिमेंट्स हमें चाहिए वो हमारी नीड एंड वांट्स हैं, इंसान की नीड और वांट. अब सवाल ये आता है कि वाई डू वी वर्क? मैं और आप काम क्यों करते हैं? वाई डू वी वर्क? मैं और आप काम क्यों करते हैं? यहां पर मैं क्वेश्चन इनिशिएट कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा. यहां पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन इनिशिएट कर रहा हूं, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फोकस कीजिएगा. वाई डू वी वर्क? कि सर हम काम क्यों करते हैं? मैं काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? आप काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कोई और काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? वाई डू वी वर्क? अंडरस्टैंड कीजिएगा. इसमें दो एस्पेक्ट्स इधर आ जाते हैं हमारे पास कि सर कोई काम इसलिए करता है कि उसे वो काम पसंद है. आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, हॉबी. हॉबी मतलब मुझे ये काम करना अच्छा लगता है. अब आप, आई होप आप सबने थ्री इडियट्स देखी हुई होगी. हमजा, कियान, मरियम, शायान. हैव यू गाइस वॉच्ड, डू यू गाइस हैव वॉच्ड थ्री इडियट्स? आई होप यस सर. आई होप यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अब थ्री इडियट्स में वो, भले कितने टाइम भी पहले देखी हो, ये डायलॉग सारी जिंदगी याद रहेगा. थ्री इडियट्स जिसने देखी है ना, उसको ये डायलॉग याद रहेगा. सक्सेस के पीछे नहीं भागो, पैशन के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगा. इज दिस राइट? ये डायलॉग सुना है ना हमने? ये डायलॉग हमने सुना है ना कि सक्सेस के पीछे नहीं भागो, पैशन के पीछे भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो. एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगा. तो भाई एक्सेलेंस, किसी काम को कितना अच्छे से करना जानते हो, या किसी काम को कितना एंजॉय करोगे. और याद रखना ये बात, जिस काम को आप एंजॉय करना शुरू करोगे ना, आप उसको इंप्रूव करना शुरू करोगे. जिस काम को आप एंजॉय करना शुरू करोगे, आप उस काम में अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करोगे. जब आप एंजॉय करना शुरू करोगे तो इसका मतलब, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वो काम पसंद है. दे एंजॉय वर्क. ये देखो जरा, इज दिस राइट? इज दिस राइट? दे एंजॉय देयर वर्क. उन्हें अपना काम पसंद है. अच्छा, बहुत सारे लोगों का बाकायदा उनके उनके अपने काम के साथ अटैचमेंट से नजर आ जाता है कि यार हाउ मच दे लव दिस वर्क. एंड इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग. कभी कभार मतलब, मैं, क्योंकि एज एज आई हैव टोल्ड यू मेनी अ टाइम, आई एम अ वेरी कीन ऑब्जर्वर. मैं अपने आसपास
की चीजों को, अपने आसपास होने वाली एक्टिविटीज को, डिफरेंट चीजों को बहुत क्यूरियसली ऑब्जर्व भी करता हूं और अपने आप से सवाल भी पूछता हूं। ये कैसे होता होगा, ये क्यों करते होंगे, ये कैसे करते होंगे, इसमें क्या होता होगा, ये कैसे सेटल होता होगा, ये क्या है, जो भी सवाल है मैं अपने आप से बहुत सवाल पूछता हूँ काम चीजों से रिलेटेड। तो कभी कभार मुझे मतलब एक हैरानगी होती है, मिसाल के तौर पे कि यार वो एक बंदा आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो खैर बहुत सारे होते हैं, पेंटर है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, पेंटिंग कर रहा है। एक बंदा पॉटरी कर रहा है, राइट, ठीक है ना। आ, वो कैनवस कैनवस पेंटिंग कर रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, कैलीग्राफी, कैलीग्राफिस्ट, ठीक है ना। कोई पोएट है, तो कोई राइटर है, हाँ, कोई पोएट है, कोई राइटर है। अंडरस्टैंड करना है इस बात को। मुझे बड़ी हैरानगी भी होती है, अच्छा भी लगता है, देखता भी हूँ, सोच कभी किसी के बारे में पता चल जाए, जैसे मेरे एक जानने वाले क्रिकेट खेलते हैं, हम उनके साथ क्रिकेट खेलते थे। तो मुझे बहुत टाइम बाद जाके पता चला कि ये तो बड़े जबरदस्त शायर हैं। तो एक दिन क्रिकेट डगआउट में मैं उनके साथ बैठ गया। मैं कहा फैसल भाई बैठे हैं, प्लीज जरा बताएं यार, क्या यार, क्या मतलब, कैसे होती है शायरी, क्या सोचते हैं। तो मैं उनसे पूछने लग गया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, एक लम्हा जहन में ये भी आता है शायरी करके क्या करेंगे, मतलब वेरी ऑकवर्ड क्वेश्चन दैट इज। इसका जवाब मुझे पता है, इसका जवाब मुझे पता है, लेकिन सवाल आ जाता है शायरी करके क्या करेंगे, या ये पोट्री करके क्या करेंगे, या ये कैलीग्राफी आर्टिस्ट बन के क्या करेंगे, ये राइटर बन के क्या करेंगे, ये मतलब एक सवाल आता है। इसका जवाब मुझे पता है, लेकिन सवाल आता है। तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है, दे आर दोज पीपल हु एंजॉय देयर वर्क। जैसे मुझसे कोई सवाल पूछ ले, भाई टीचिंग करके क्या करते हो, तो मैं मतलब इसका जवाब एक ही है कि आई एंजॉय माई वर्क, आई एंजॉय टीचिंग। अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ाने में। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, व्हाई डू पीपल वर्क, सबसे पहले दे एंजॉय देयर वर्क। और ये बात याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। दिस रिजल्ट्स इन इंटरनल मोटिवेशन। आई एंजॉय माई वर्क, तो मुझे कोई धक्का नहीं देता कि आओ मार समाना यहाँ सीट पे बैठो। नो वन इन द फैमिली पुशेस मी कि नहीं भाई तुम सीट पे बैठो, प्लीज क्लासेस कंडक्ट करो, काम करो। नो वन पुशेस मी टू वर्क, आई एंजॉय माई वर्क। मुझे मजा आता है पढ़ाने में, टीचिंग में। तो अब आप अंडरस्टैंड करना, जो लोग अपना काम एंजॉय करते हैं, इवेंचुअली वो वाली बात ठीक है कि दे विल लीड to excellence eventually, not immediately. It will take time, but they will eventually, slowly and gradually will be leading towards excellence, क्योंकि वो अपने काम में परफेक्शन लेकर आ रहे होंगे। यार आज ये चीज सही नहीं थी, इसको सही करते हैं, ये चीज सही नहीं थी, इसको सही करते हैं, इसको इस तरीके से बेहतर करते हैं, यहाँ पे लैप्स नजर आ रहा था, इसको यूं इम्प्रूव करते हैं। एंड दे विल इवेंचुअली बी मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन देयर वर्क। और उनके काम में जब इम्प्रूवमेंट आएगी तो उनका काम अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ देयर वर्क विल इंक्रीज, क्वालिटी ऑफ वर्क देयर वर्क विल improve, which will be resulting in higher कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो भाई इवेंचुअली सक्सेस उनके पीछे खुद आ जाएगी। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर मैं इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल देता हूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की और विराट कोहली की। दीज आर टू प्राइम एग्जांपल्स। दे आर दोज पीपल हु लव देयर वर्क, उनको अपना काम पसंद था, उन्हें अपना काम पसंद था सर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड विराट कोहली, दे स्टिल लव देयर वर्क, उन्हें अपना काम आज भी पसंद है। और पसंद की वजह से, अब देखो फुटबॉलर्स कितने हैं,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ही है। क्रिकेटर्स कितने हैं? विराट कोहली एक ही है। पता ये चला कि भाई इनकी 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 डॉक्यूमेंट्रीज से, इनके इंटरव्यूज से पता चलता है कि हाउ मच दे लव देयर वर्क, कि उन्होंने बाकायदा ह्यूमन बॉडी पढ़ना शुरू कर दी। दे बोथ एथलीट्स। आपको हैरानगी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड विराट कोहली बोथ, they they can understand human body just like a doctor। उनको अपनी बॉडी के बारे में, इंसान की बॉडी के बारे में इतना कुछ पता है कि पता है कि कौन सा मसल कैसे ग्रो करना है, किस तरीके से ग्रो करना है, फूड कौन सा इंटेक करना है। जाहिर सी बात है उनको बहुत सारे लोगों ने असिस्ट किया होगा, लेकिन ये जब तक विल, असिस्टेंट तो सबके पास अवेलेबल थी। हर कोई विराट कोहली क्यों नहीं बना, हर कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों नहीं बना? क्योंकि सर वो विल अंदर से आई इनके। दे एंजॉय देयर वर्क, उन्हें अपना काम पसंद था। और फिर इवेंचुअली अपने काम पे ये रियलाइजेशन हुई ना कि यार व्हाई आई एम नॉट इम्प्रूविंग, कैसे इंप्रूव करूं, इसको कैसे बेटर करूं, इसको कैसे बेटर करूं। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द इंटरव्यू इन विच विराट कोहली सेड कि एक दफा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया में मैच चल रहा था और एबी डिविलियर्स ने एक शॉट खेला, वो कैच था नहीं। विराट कोहली रैन हार्ड और ही अटेम्प्टेड, वो अटेम्प्टेड ऐसा कि उसने जब डाइव मारा तो बॉल उससे हाथ से पहले गिरा और पॉप होके उसके हाथ में आया, तो इट वाजंट अ कैच। वो इंटरव्यू में उसने बताया कि आई थ्रू आउट द नाइट couldn't sleep because I knew if I had worked hard and sprinted hard and worked on my sprinting, so the other day with a better sprint and with less weight and more agility and speed, I could have grabbed that and could have changed the match. अब अंडरस्टैंड करना, दुनिया कह रही है वो कैच नहीं था, उसने एफर्ट दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं मैं इस कैच को बना सकता था इफ आई कुड हैव बी क्विक बाय फ्यू मिली सेकेंड्स। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। दैट्स द लव ऑफ द वर्क। आपको ऐसे बहुत सारे और आर्टिस्ट मिल जाएंगे, एथलीट्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने काम में परफेक्शन दिखाई, महारत दिखाई एक एक चीज को, बिकॉज दे एंजॉय व्हाट दे डू। ये हो गई इंटरनल एसोसिएशन। फिर देखिएगा, व्हाई डू वी वर्क? फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये भी देख लीजिएगा, हम इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स उस काम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिन्हें हम इन 5 नामों में समअप कर सकते हैं: सबसिस्टेंस, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, क्रिएशन एंड फ्रीडम। हम काम इसलिए भी करते हैं क्योंकि काम से हमारी सबसिस्टेंस नीड पूरी होती है। द वर्क रिजल्ट्स, द वर्क रिजल्ट नहीं, द आउटकम फ्रॉम द वर्क हेल्प्स अस फुलफिलिंग आवर सबसिस्टेंस नीड। और सर ये सबसिस्टेंस नीड क्या है? द नीड ऑफ शेल्टर, फूड एंड क्लोथ्स। हर इंसान की सबसे बेसिक नीड है फूड, वाटर, क्लॉथ, शेल्टर, हर इंसान की। और ये बात याद रखिएगा, वो काम से पूरी होती है। जब आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। एक्सटर्नल फैक्टर, मनी इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर, ये बात याद रख लीजिएगा। मनी इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर, मनी इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर तो आपके अंदर मौजूद है, मनी इज एक्सटर्नल। मुझसे अगर कोई ये सवाल पूछे कि सर पैसे हटा दें आप फिर भी टीचिंग करेंगे,
अगर पैसे हटा दें तो आप फिर भी टीचिंग करेंगे? तो मेरा जवाब पहले भी हाँ था और आज भी हाँ है और कल भी हाँ रहेगा। क्योंकि जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन, एक ड्राइव होती है अंदर के, यार मजा आया जब स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द डे क्लास में कहते हैं सर आज कुछ नया पढ़ा, कुछ नया सीखा, सर अच्छा लगा। फिर वो रिजल्ट्स आते हैं और वो रिजल्ट के बाद एक्नॉलेजमेंट आती है और थैंक यू नोट्स आते हैं और रेफरल्स आते हैं और रिकमेंडेशंस आती हैं। और जब वो स्टूडेंट्स रोड पे मिलते हैं, पार्क्स में मिलते हैं, मॉल्स में मिलते हैं, डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस में मिलते हैं, और वो जो रिस्पेक्ट एक आती है, क्या कौन पैसा वो पूरी करेगा? पैसा तो कहीं और से भी आ रहा है मेरे पास, वो तो बाकी जगहों से भी आ रहा है, पैसा तो वहां पे भी मौजूद है। एक्सटर्नल फैक्टर, मनी इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, सब्सिस्टेंस नीड पूरी करेगा हमारी। अंडरस्टैंड करना, हम काम इसलिए भी करते हैं क्योंकि काम से हमारी प्रोटेक्शन नीड्स पूरी होती हैं, प्रोटेक्शन नीड्स। हम काम करेंगे तो काम के साथ जॉब सिक्योरिटी आएगी, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस आएगा। तो सर ये चीज जरूरी है। अब हम कहते हैं कि भाई आज के दौर में मेडिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ सो मैनी डिजीजेस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग टू द ह्यूमन बॉडी। हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस बहुत जरूरी है और वो काम से मिलेगा, वो काम के थ्रू मिलेगा, काम से मिलेगा। बहुत सारी वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ऑफर नहीं करती तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन पैसे दे रही है, आप उससे वो चीज खरीद लेते हो। जॉब सिक्योरिटी तो पैसों से नहीं खरीद सकते, जॉब सिक्योरिटी आपको इवेंचुअली काम करके ही मिलेगी, अच्छा काम करने पे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। हेल्थ केयर यू कैन गो विद दैट, तो प्रोटेक्शन नीड्स भी आपकी काम से ही पूरी होंगी। मैं घर पे बैठा रहूंगा तो ना जॉब सिक्योरिटी होगी ना हेल्थ केयर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर मेरी पार्टिसिपेशन नीड्स आ जाती हैं सर, मेरी आपकी हमारी इंसान की पार्टिसिपेशन नीड्स आती हैं। एक बात ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंटली, वेरी इंपॉर्टेंटली, हैव यू गाइस, एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं। हैव यू गाइस have you, do you guys uh, have observed or realized this thing that suicides have increased very much in these times? Do you guys have this realization? क्या आप लोगों को इस बात की रियलाइजेशन है? मतलब हम, we do I considering now almost 3.5 decade old, right, 3.5 decade old, इस बात की ये रियलाइजेशन मुझे है और मैं ये रियलाइज करता हूं कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा सुसाइडल ट्रेंड नहीं देखा था। और क्या क्या ऑर्डिनरी पर्सन और क्या मेन फ्रंट लीड आर्टिस्ट, बड़ी सेलिब्रिटी, बड़ा बिजनेसमैन, वी हैव बीन विटनेस टू इट, वी आर सीइंग इट। तो कभी कभी एक एक वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से एक फैक्टर जो मैं समझता हूं अभी तक उस पे जनरल पब्लिक ने बात करना स्टार्ट नहीं की है, एंड दैट रीजन इज स्टिल अंडर शेडो ऑफ many other factors. That particular reason is still under shadow of many other factors. And psychologist, ये इनको आना चाहिए सामने, इस रीजन पे बात करनी चाहिए। We should talk more of about this, and that is the feeling of alienship, the feeling of isolation. हम सोशल मीडिया के दौर में जरूर हैं, हमें पूरी दुनिया का पता है, लेकिन हमें एक दूसरे का नहीं पता है। ये बात फैक्ट है।
ये बात फैक्ट है। हमें पूरी दुनिया का पता है, लेकिन हमें एक दूसरे का नहीं पता है। हमें पूरी दुनिया का सिर्फ उतना एलिमेंट पता है जो हमें दिख रहा है, और उससे हम ये समझते हैं कि हम सबको जानते हैं। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में मैं ये समझता हूं कि हम किसी को भी नहीं जानते और कोई हमें नहीं जानता, और ये बात तो अब घर तक भी आ गई है। और खास तौर पे आज ई कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द बूम ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से बूम किया है, ग्रोथ की है, फ्यूचर ये कहता है कि हम सब अपने अपने घरों से काम कर रहे होंगे। फ्यूचर ये कहता है कि इट वुड बी द नेक्स्ट एरा वुड बी ऑफ वर्किंग इन आइसोलेशन। दिस वुड बी वेरी हार्श। टाइम लगेगा उसको अडॉप्ट करने में, तब तक वी विल बी सीइंग दीज काइंड ऑफ न्यूज़ के सुसाइड अटेम्प्ट्स और सुसाइड रेट इंक्रीज हो गया, और सुसाइड, क्योंकि ये वो लोग थे जो मोहल्लों में, गली मोहल्लों में, खानदानों में पले बड़े हुए थे। ये वो जनरेशन थी जिसने गली मोहल्लों में, अवाम में देखा था। माय जनरेशन इज बिफोर द एडवेंट ऑफ दिस थिंग। मतलब ये कंज्यूमर मार्केट में नहीं आया था, ये बिजनेस मार्केट सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर में मौजूद था और बिजनेस कम्युनिटी का पार्ट था। ये हम इससे पहले, इसके कंज्यूमर मार्केट में आने से पहले पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब ये कि हमने सेलफोन एरा और इंटरनेट एरा से पहले दुनिया में कदम रखा। तो हम तो उस वक्त के हैं कि जब हम तो मोहल्लों में और दोस्तों में और फैमिलियों में और रिश्तेदारों में उठा बैठा करते थे। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा वो जो डायनेमिक शिफ्ट आ रहा है ये वाला। समटाइम्स आई डू फील समटाइम्स आई डू फील आई हैव सेट अप सच अ ब्यूटीफुल ऑफिस ओवर हियर। कितना जबरदस्त सेटअप मैंने किया, और बहुत शौक से किया है, बहुत शौक से। बट कभी कभार ये फील आ जाता है काम के दौरान, टीचिंग के दौरान नहीं, नेवर, क्लासेस के दौरान नेवर। लेकिन जब मैं यहाँ बैठ के कुछ काम कर रहा होता हूँ, कुछ वर्किंग कर रहा होता हूँ, तो जस्ट रिफ्लेक्ट करता हूँ कि यार मैं ये काम सेंटर्स पे करता था, और सेंटर पे और लोग होते थे, तो वहाँ डिस्कशन होता था, वहाँ बातचीत होती थी, वहाँ एक दूसरे से डिस्कस होते थे चीजें, वहाँ टीम वर्किंग थी, टीम होती थी, टीम में काम करते थे। आज मैं सारा काम सेल्फ कर रहा हूँ, अकेला कर रहा हूँ, उससे ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, उससे ज्यादा एफिशिएंटली कर रहा हूँ, उससे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कर रहा हूँ, बट फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एग्जिस्ट करती है। तो काम इसलिए भी किया जाता है कि इंसान जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन की नीड को पूरा कर सके। जब वो काम करता है तो लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन आता है, इंटरेक्शन बनता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, टीम में काम करने का मौका मिलता है। टीम बहुत कुछ सिखाती है, टीम बहुत कुछ सिखाती है। दैट्स वाई पीपल वर्क। इंसान इसलिए काम करता है सर, क्रिएटिविटी के लिए काम करता है, कि हर इंसान, मैं और आप चाहते हैं, हम में से हर कोई ये चाहता है कि हम क्रिएटिव बने। क्रिएटिव ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे, काम करना पड़ेगा उसके लिए सर। बगैर काम करे क्रिएटिव थोड़ी बनेंगे, काम करना पड़ेगा। काम करते रहेंगे तो चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, और लूप होल आइडेंटिफाई करेंगे, और फ्लॉज आइडेंटिफाई करेंगे, तब जाके क्रिएटिविटी साइड आएगी ना हमारी। तो मैं और आप काम इसलिए करते हैं ताकि क्रिएटिविटी लेकर आ सकें, और फ्रीडम मिले, काम में भी फ्रीडम मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिले, लेजर एक्टिविटीज की तरफ फिर हम जाएं तो ये सब काम के साथ एसोसिएटेड है, और ये सब कहलाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम काम इसलिए करते हैं कि हमारी ये 5 मेन ह्यूमन नीड्स पूरी हो सकें,
और हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो काम पसंद है, इंटरनल। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? मुझे बताएं, इज दिस क्लियर बच्चों, इज दिस क्लियर? हमजा ये समझ आया, कियान ये समझ आया, मरियम ऑल राइट, मरियम ऑल राइट, कियान ऑल राइट, हमजा ऑल राइट, शायान परफेक्ट। तो अब फोकस कीजिएगा। सवाल ये आ जाता है कि सर मोटिवेटेड एम्प्लॉय से क्या होगा? why what would happen? What's the importance of motivation, सर? अगर हमारा स्टाफ मोटिवेटेड होगा, क्या मिलेगा उससे? अगर मेरा स्टाफ मोटिवेटेड है, काम अच्छा करता है, काम अच्छा करना चाहता भी है, खुशी खुशी काम करना चाहता है, इंटरेस्टेड है अपने काम में, अपने काम को बहुत एंजॉय करता है, क्या मिलेगा मुझे? सबसे इंपॉर्टेंटली नोट कीजिएगा, पॉजिटिव्स ऑफ अ हाईली motivated staff. If I have high motivated staff available in my organization, what would that mean to me? Sir, that means low labor turnover. Labor turnover क्या होता है? अंडरस्टैंड कीजिएगा, people leaving an organization. तो जब मेरे वर्कर्स मेरे काम से और मेरी ऑर्गेनाइजेशन से और अपने काम से खुश होंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के थोड़ी जाएंगे। देयर वुड बी वेरी लेस पीपल लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कम लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे होंगे। तो सर उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन वर्कर्स का आपस में एक दूसरे के साथ बन जाएगा कि यार हम दोनों एक दूसरे को काम की जगह पे 10 साल से जानते हैं, 12 साल से जानते हैं, 14-15 साल से जानते हैं। तो सर जस्ट इमेजिन द बॉन्डिंग दे वुड बी हैविंग। उफ, उफ, जस्ट इमेजिन द लव एंड द बॉन्डिंग दे वुड बी हैविंग फॉर ईच अदर। सर वो बॉन्डिंग काम पे भी नजर आएगी, प्रॉपर टीम वर्क होगा, मुझे नए एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं होगी, रिक्रूटमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट खत्म हो जाएंगी, रिक्रूटमेंट नीड खत्म हो जाएगी, हैसल खत्म हो जाएगा हर वक्त नए वर्कर को ढूंढने का। सोचो तो जरा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हो, कहां कहां से कैसे वर्कर ढूंढ के लाऊंगा मैं? कितना मुश्किल होगा, रोज उठो रोज वर्कर ढूंढो। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। तो याद रखिएगा, इफ यू हैव मोटिवेटेड स्टाफ, उसका सबसे पहला और सबसे क्रूशल, सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि वेरी लो पीपल, लेस पीपल विल बी लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन। और सर छुट्टियां भी नहीं करेंगे, लो एब्सेंटिज्म। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, ये ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसका स्टाफ छुट्टी नहीं करता। अच्छा ये भी अंडरस्टैंड कीजिएगा, छुट्टी तो वही करेगा ना, छुट्टी तो वही करेगा जिसे अपना काम नहीं पसंद हो, छुट्टी तो वही करेगा जिसे अपना काम नहीं पसंद हो। तो या उसे काम बर्डन लगता हो, या उसको काम की जगह अच्छी नहीं लगती हो, काम अच्छा नहीं हो या वर्क प्लेस अच्छी नहीं हो, आइदर वेज वर्कर या तो जॉब छोड़ेगा या छुट्टियां करेगा। तो मोटिवेटेड स्टाफ का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि यार वो छुट्टी नहीं करेगा। आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे मैं आपसे आज फिर एक दफा, पहली क्लास में एग्जाम्पल दी थी, आज फिर एक दफा दोबारा एग्जाम्पल रिकैप कराऊंगा। हालांकि लास्ट क्लास में भी इस पे थोड़ी सी बात की थी। व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाई द organization with the most happiest workers, the research when it came to identify the organization with the most happiest workers, sir, Google was topping the charts. Google was topping the charts. Oh, 2006 में Google came into existence, 2006 में. And you know, by the end of 2011, only under 6 years, by the end of 2011, Google was already the number 1 global business. दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका था गूगल। गूगल वॉज वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिजनेस। आज भी शायद 7th या 8th पर आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
आज भी दुनिया का 7वां या 8वां टॉप 10 में मौजूद है, बड़े बिजनेसेस में, वर्ल्ड टॉप बिजनेसेस में। अब मेरी बात सुनिएगा, 2012 में गूगल के सीईओ से इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, तो उससे पूछा कि व्हाट मेड यू बिकम वर्ल्ड्स नंबर वन बिजनेस इन सच अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। यार सिर्फ सोचना, देखो गूगल अमेरिका का नंबर वन बिजनेस नहीं, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का नंबर वन बिजनेस नहीं, पूरी दुनिया की हर इंडस्ट्री में नंबर वन बिजनेस बन गया, वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिजनेस एंड अंडर 6 years। इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। कोई 60 साल पुराना बिजनेस हो, कोई 600 साल पुराना बिजनेस हो, तो समझ आए कि उन्होंने सदियां देखी हैं तब जाके यहां तक पहुंचे हैं। इसका तो डेकेड भी पूरा नहीं हुआ, 6 साल के अंदर ये दुनिया का नंबर वन बिजनेस बन गया। तो गूगल के सीईओ ने जवाब दिया, माय एम्प्लॉयज आर माय बिगेस्ट एसेट्स एंड वी मेक श्योर that there is no compromise on worker satisfaction। वर्कर सेटिस्फैक्शन पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो फिर यूट्यूब पर गूगल के हेड ऑफिस की एक वीडियो पब्लिश की गई, और ओनली इन दैट वीडियो द वर्ल्ड रियलाइज कि व्हाट एक्चुअली दिस वर्क प्लेस इज। तो पता चला दुनिया को कि जब काम की जगह ही इतनी खूबसूरत और इतनी जबरदस्त और इतनी अट्रैक्टिव, और फिर काम इतना मजेदार, तो कोई छुट्टी क्यों करेगा। तो हाईली मोटिवेटेड स्टाफ का फायदा ये है कि सर वो छुट्टी नहीं करेंगे, वो छोड़ के नहीं जाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, एफिशिएंसीज हाई होंगी, वो कम टाइम में कम रिसोर्सेज को यूज करके कम इनपुट के अगेंस्ट हाई आउटपुट बनाने की कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। दे विल बी रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस इज सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू। आपको ऐसे एम्प्लॉयज भी मिलेंगे, अभी आपसे हमजा, कियान, मरियम, शयान, क्या ऐसे एम्प्लॉयज भी मिलेंगे हमें काम की जगह पे जो जिसको कुछ काम देने की कोशिश करो तो वो ये अपने आप से सवाल पूछ लेंगे, वाई मी, मैं क्यों, इज दिस राइट, इज दिस राइट। डू यू थिंक देयर वुड बी एम्प्लॉयज हु वुड बी आस्किंग दैट क्वेश्चन, मैं क्यों, मैं बेवकूफ हूं, मैं काम करूं एक्स्ट्रा, किसी और को दे दो यार, मैं कोई बेवकूफ हूं क्या ये काम करूं। अब अंडरस्टैंड करना इस बात को अंडरस्टैंड करना, दोज हु लव देयर वर्क वुड आस्क, वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, क्या मैं इतना काबिल नहीं हूं। ये सवाल पूछते हैं जो अपने काम से एंजॉय करते हैं, जो अपने काम को एंजॉय करते हैं, और अगर आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो तो वो अपने आप से सवाल पूछेंगे, और आपसे भी, वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, क्या मैं इतना काबिल नहीं हूं, क्या मेरे अंदर इतनी स्किल्स नहीं है। तो याद रखिएगा, हाईली मोटिवेटेड स्टाफ वुड ऑलवेज ऑलवेज बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो टफ सिचुएशन में, बुरे सिचुएशन में, बैड सिचुएशन में बिजनेस के लिए स्टेप अप कर देंगे कि सर हम संभाल लेंगे, ये चीज हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, वील बी लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग आफ्टर दैट। मोटिवेटेड स्टाफ का फायदा ये है, और वो आपकी कॉस्ट को बहुत हद तक रिड्यूस कर देंगे। सो आई होप दैट, और इसके अलावा भी बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं, हम जितने बेनिफिट्स चाहें, लेकिन ये बड़े कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, स्टूडेंट्स का आता है, और ये सवाल मैं वेरी ऑफन वेन एवर आई एम टीचिंग मोटिवेशन, ये सवाल मुझे अक्सर मिला करता था, तो मैंने उसे अपने सिलेबस, अपने नोट्स का और टीचिंग मैथडोलॉजी का और अपने लेक्चर का पार्ट बना दिया। ये सवाल मुझे बहुत ऑफन मिलता था, वेरी ऑफन, एंड इन
16 I made this question officially part of my lecture. Sir, why are we studying मोटिवेशन? सर हम क्यों पढ़ रहे हैं मोटिवेशन? समझ आ गया सर, सारी चीजें समझ आ रही हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं मोटिवेशन? हमें 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 क्या जरूरत पड़ रही है मोटिवेशन पढ़ने की? वाई आर वी स्टडिंग मोटिवेशन? इसका जवाब देता हूं, बहुत सिंपल है, लेकिन एक एग्जाम्पल में भी जाना पड़ेगा, तब जाके इसके जवाब को और आसानी से समझ सकेंगे। मुझे एक बात ये बताएं कि दो तरीके के काम होते हैं। एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और एक एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय फॉर अदर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो अपने खुद के लिए काम करे। इज दिस राइट? जैसे मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, तो ये जो काम मैं कर रहा हूं ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। इसका डायरेक्ट रिवॉर्ड फ्रूट मैं एंजॉय करूंगा। इज दिस राइट? सेल्फ एम्प्लॉयड जो बंदा अपने बिजनेस का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपने काम का खुद मालिक होता है और वो अपने लिए काम करता है, तो उसे कहते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड। और एक होते हैं हमारे पास एम्प्लॉइज जो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं मॉर्निंग कॉलेज में एम्प्लॉय हूं। आई एम नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड ओवर देयर, आई एम एम्प्लॉय। मैं वहां काम करता हूं किसी और के लिए, वहां जॉब करता हूं किसी और के लिए। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा। वाई आर वी स्टडिंग मोटिवेशन? सर हम क्यों पढ़ रहे हैं मोटिवेशन? व्हेन अ पर्सन वर्क्स फॉर ओन सेल्फ, the motivation tends to be very high as rewards are directly associated to the work and effort. मैं अगर अपने बिजनेस के लिए खुद काम कर रहा हूं, मैं अगर अपने वेंचर्स के लिए खुद काम कर रहा हूं और 24 घंटे काम कर रहा हूं, मैं सो नहीं रहा, मैं पागलों की तरह एफर्ट दे रहा हूं, मैं थ्रू आउट सारे ऑपरेशंस, हर एक चीज इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस खुद से मैनेज कर रहा हूं। मैं थक रहा हूं, गिर रहा हूं, टूट रहा हूं, लेकिन काम कर रहा हूं। तो मोटिवेशन ये है कि इसका सारा रिवॉर्ड मेरा है। ये कुछ बन गया, मैंने कुछ इसको बना दिया, अपने काम को कुछ कर दिया, अपने बिजनेस को कुछ बना दिया। सो द रिवॉर्ड्स वुड बी टोटली enjoyed बाय माई सेल्फ। तो वो एक एक्साइटमेंट और एक कनेक्शन पॉजिटिव है कि मैं मेहनत करूंगा तो बिजनेस अच्छा होगा, तो बिजनेस मेरा ही है, तो रिवॉर्ड्स मुझे मिलेंगे। So my efforts would eventually be
higher and better than before every day in order to make my business better and great. But with employees एक प्रॉब्लम आती. However, a person working for another person means obviously organization tends to feel a difference between them them and us. अब होता ही है कि अगर हम किसी और के लिए काम करना स्टार्ट कर दें, जॉब करें, इंप्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे एक फीलिंग क्रिएट हो जाती है वर्कर्स में. इंसान है, ये फीलिंग डेवलप हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, अ फीलिंग ऑफ them and us. Them, owners, management, us, workers. मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अगर मॉर्निंग में इंप्लॉय हूं तो बाकी रेस्ट ऑफ द डे ओनर हूं अपने वेंचर्स का. मैं कहीं इंप्लॉय हूं तो मेरे वेंचर्स में मेरे पास इंप्लॉयज हैं. अगर मैं वहां पे ये सोचता हूं देम एंड अस, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स सोचेंगे देम एंड अस. देम एंड अस, उनके लिए देम मैं हूं. तो ये बात याद रखिएगा, वर्कर को कहीं ना कहीं ये बात दिल में आती है और चुभती है कि यार काम मैं करूंगा, मेहनत मैं करूंगा, रिवॉर्ड ये लेके जाएंगे, मुझे सिर्फ मेरे काम के पैसे मिलेंगे, लेकिन उससे जो बड़े रिवॉर्ड जनरेट होंगे वो सब ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय करेगी. एंड दैट इज सो ट्रू. मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं. हमजा, कियान, मरियम, शयान, आर यू गाइस देयर विद मी राइट नाउ? एक मिसाल देने जा रहा हूं, सुनिएगा इस एग्जाम्पल को, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है. व्हाट अबाउट मरियम? मरियम ओके, कियान ओके, हमजा ओके, शयान ओके, मरियम परफेक्ट. सुन लीजिएगा इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त एग्जाम्पल है. वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के कंपाउंड में या पार्किंग एरिया में कह लो, ऑफिस के हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस के पार्किंग एरिया में ब्रेक टाइम में लेट्स सपोज कुछ एम्प्लॉयज जो है वो स्मोकिंग के लिए वो पार्किंग एरिया के साथ स्मोकिंग एरिया में, स्मोकिंग जोन में खड़े हुए थे, मौजूद थे. when they saw the owner of their premises, owner of their business entering the parking zone in a brand new Mercedes S class. हाँ भाई, owner entering the parking lot in a brand new Mercedes S class. कुछ वर्कर्स होते हैं जो ओनर 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 बॉस 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 करते हैं. आई डोंट वांट टू कोट द नेम, आई डोंट वांट टू कोट द नेम. उन्हें उन्हें जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती. आई होप नाउ इट्स मच क्लियर. उन्हें जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती. अब जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होंगे वो फौरन बॉस के पास जाएंगे, और बॉस बॉस क्या बात है सर,
सर क्या मेरी ड्रीम कार सर, ये जबरदस्त सर। सर दिल खुश कर दिया, हम भी अब कम से कम अपना सीना ऐसा चौड़ा करके दुनिया के सामने खड़े होंगे। हमारे बॉस के पास एस क्लास है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो दो तीन चार पांच चेले चले गए बॉस के पास। अब बॉस ने, लेट्स सपोज वन ऑफ द एम्प्लॉय उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि देखो, अगर तुम भी इसी तरीके से मेहनत करते रहो। हमजा व्हाट डू यू गाइस, व्हाट हमजा व्हाट डू यू थिंक, कियान, मरियम, शायान, व्हाट डू यू गाइस थिंक, इसके आगे का डायलॉग क्या होगा? अगर तुम इसी तरीके से मेहनत करते रहो, अगर तुम इसी तरीके से अच्छे से काम करते रहो, अगर तुम अपने काम को ईमानदारी से अच्छे से करते रहो, ये मेहनत करते रहो, क्या लगता है आगे क्या डायलॉग आएगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? व्हाट डू यू गाइस थिंक? हाँ, देखो शायान और मरियम कितने मासूम हैं, देखो कियान कितना मासूम है। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ एक चालाक बंदा है हमजा। हमजा एक चालाक बंदा है, और वो भी इसलिए चालाकी शो कर रहा है क्योंकि अब इसको ठीक ठाक टाइम हो गया है मुझसे पढ़ते हुए। तो इसको पता है कि सर कभी सीधी बात तो करते नहीं है, कोई मिसाल देंगे और सवाल पूछेंगे तो यकीनन उसका टेढ़ा ही कुछ बात निकालेंगे। तो आप देखो, कियान कह रहा है कि अगर तुम इसी तरीके से मेहनत करते रहो तो एक दिन मेरी तरह बन जाओगे। मरियम कह रही हैं, अगर तुम, बॉस ने कहा होगा, इफ यू कंटिन्यू टू डू वर्क हार्ड देन यू कैन ऑल्सो हैव व्हाट आई हैव। और शायान कह रहा है कि तुम भी एक दिन मर्सिडीज खरीदोगे। अरे यार, ये एक्चुअली होता है। मैं आपको बताता हूं दिल में क्या होता है, दिल में, दिल में क्या होता है। तुम इसी तरीके से मेहनत करते रहो तो मैं अगले साल इससे भी नया मॉडल खरीदूंगा। हमजा ने लिखा है मुझे और पैसा मिलेगा, राइट। दिस इज वेरी ट्रू बच्चों, ये बात समझो, दिस इज वेरी ट्रू। एम्प्लॉय को भी ये बात पता होती है कि अगर मैं मेहनत करूंगा, तुम एट द एंड ऑफ द डे, मुझे तो सैलरी मिल रही है जो डेजिग्नेटेड है, या वेजेस मिल रही है जो डेजिग्नेटेड है, या कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मेजर रिवॉर्ड तो ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय करेगी, मैनेजमेंट एंड ओनर एंजॉय करेगा। आप मुझे ये बताएं, क्या ये एम्प्लॉय के लिए एक टर्न ऑफ है? बोलो भाई, बोलो भाई, इज इट अ टर्न ऑफ फॉर एन एम्प्लॉय? इज इट अ टर्न ऑफ फॉर एन एम्प्लॉय? मतलब आप यूं अंडरस्टैंड करो, इस चीज को ऐसे देखते हैं, एक देखो, हर चीज के बहुत सारे परसेप्शन होते हैं, सोचने के और देखने के। अब बाजाहिर आप में से जो लोग, बाजाहिर आप में से जो लोग आ, मिसाल के तौर पे विराट कोहली को जानते हैं या उसको ऑब्जर्व किया हुआ है, उसके बारे में नॉलेज है, आप अगर आप लोगों को, तो आपको ये जरूर पता होगा कि विराट कोहली की पूमा के साथ 100 अरब रुपए की स्पॉन्सरशिप थी, 100 करोड़ रुपए की, 1 अरब रुपए की स्पॉन्सरशिप थी, 1 अरब इंडियन रुपीस की एनुअल, 100 करोड़ की उसकी पूमा के साथ स्पॉन्सरशिप थी। दो और एथलेटिक ब्रांड्स के साथ भी तकरीबन 22 और 28 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप थी। और बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो इनकी मंथली सैलरी थी, मंथली सैलरी, वो थी इंडियन 15 करोड़ रुपीस, इंडियन 15 करोड़ रुपीस। इट वॉज ह्यूमंगस, बहुत ज्यादा, इंडियन 15 करोड़ रुपीस। अब अंडरस्टैंड करना है इस बात को, अगर मैं विराट कोहली के परसेप्शन से इस चीज को देखूं, या
कोई विराट कोहली के परसेप्शन से इस बात को एनालाइज और अंडरस्टैंड करे तो विराट कोहली कभी माइंड में ये बात आती होगी कि यार जहां बीसीसीआई ने मुझे स्टार बनाया वहीं मैंने बीसीसीआई को भी स्टार बनाया, और मैं एक बहुत लंबे टाइम तक बीसीसीआई के लिए मनी मिंटिंग आदमी था, या रहा हूं, या आज भी हूं मनी मिंटिंग इंसान। मेरे लिए क्राउड पुल होता था, मेरे मोमेंट्स को देखने के लिए ब्रांड्स खड़े होते थे, और बीसीसीआई अपनी मनमानी करता था। रूल इसलिए किया क्योंकि हमने उस लेवल पे लेके गए इंडियन क्रिकेट टीम को। अंडरस्टैंड करना, समटाइम्स ये भी परसेप्शन बनता है कि यार टर्न ऑफ तो हो गया, मेरे बेनिफिट्स तो वो नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय करी है। बीसीसीआई जितना अमीर तो नहीं हुआ ना विराट कोहली, समझना इस बात को। तो दिस इज अ ह्यूज टर्न ऑफ फॉर एनी एम्प्लॉय एट एनी लेवल। और बात सिर्फ पैसों की नहीं आती, द ब्रांड की भी आ जाती है, द नेम दैट विराट कोहली may never be above BCCI at whatsoever level। ये भी एक बड़ा फैक्टर आ जाता है कि यार मैं वो ब्रांड बना, मैंने बनाया है लेकिन वो अब मुझसे बड़ा ब्रांड है, या मैं वो बड़ा ब्रांड नहीं हूं, या मेरे पास वो रिवॉर्ड्स नहीं मिले मुझे, या वो आउटकम या वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो उधर से आनी चाहिए। तो देम एंड अस वाला फैक्टर दुनिया में हर जगह रहेगा, और इसी चीज को केटर करने के लिए मोटिवेशन पढ़ाई जाती है, ताकि आप, अब हमजा, कियान, मरियम, शायान, मेरी आप लोगों के लिए, हर स्टूडेंट के लिए आपको पता है बहुत दुआएं होती हैं। मेरे तमाम मेरे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी दुआएं होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बहुत कामयाब बनाए हर मरहले पे, हर स्टेज पे। और उम्मीद है मुझे आप लोगों से कि आप फ्यूचर में, आप में से कुछ स्टूडेंट अपना खुद का कारोबार कर रहे होंगे, अपना खुद का बिजनेस कर रहे होंगे। तो अंडरस्टैंड करना, आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लॉइज रखोगे, इंसान, ह्यूमन इंप्लॉइज, और वहां आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, दैम एंड अस वाला। आपके एम्प्लॉइज शायद ये सोचे कि यार मेहनत हम कर रहे हैं, रिवॉर्ड मालिक लेके जा रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं, रिवॉर्ड मालिक को मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। तो उस मौके पर आपको मोटिवेटिंग फैक्टर्स पता होने चाहिए। हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, ये हमारा मोटिवेशन का आखिरी सवाल है। हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज सर, कैसे मोटिवेट करें एम्प्लॉयज को, कैसे? कोई कोई टिप्स हैं, कोई ट्रिक्स हैं, कोई मैजिक वैंड है जो हम घुमाएंगे और एब्रेकेडाब्रा एम्प्लॉय पे रखा और एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो गया? या एम्प्लॉय के पीछे चाबी लगी हुई है, वो जैसे खिलौने के पीछे होती है, और एम्प्लॉय को घुमाया, चाबी घुमाई और रख दिया, एम्प्लॉय खुश है? क्या करना है सर, मोटिवेट कैसे करना है एम्प्लॉयज को? हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर। हमारे पास तरीके हैं, और वो तरीके कैसे बने, वो तरीके बिजनेस थियोरिस्ट, रिसर्चर्स, उन्होंने मोटिवेशन के ऊपर रिसर्चेस कंडक्ट की। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने द बिजनेस रिसर्चर्स एंड बिजनेस थियोरिस्ट, उन्होंने मोटिवेशन के ऊपर रिसर्च की, और अपनी लाइफ का ठीक ठाक टाइम डिवोट किया इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट आर दोस फैक्टर्स दैट
creates motivation in the employees? Number one, they identified why motivation fluctuate. एक काम को करने की आज मेरी मोटिवेशन है, उसी काम को करने की कल मेरी मोटिवेशन नहीं है. सेम वर्क, सेम एम्प्लॉय, बट टू डिफरेंट मोटिवेशंस. ये उन्होंने पढ़ा. दे स्पेंड टाइम ऑन दिस. तो उनकी रिसर्चेस से हमें थ्योरीज मिली, मोटिवेशन की थ्योरीज, कि ये आउटकम है हमारी रिसर्च का. हमने ये रिसर्च जब कंडक्ट की तो हमें ये मिला हमारी रिसर्च में. हम चलते हैं, उनकी रिसर्चेस पढ़ेंगे और उनकी रिसर्चेस के फायदे उठाएंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या रिसर्च किया कि कैसे मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज को. मोटिवेशन इन थ्योरीज. देखिएगा, मोटिवेशन इन थ्योरीज. मैनी डिफरेंट व्यूज एग्जिस्ट on motivation and they differ because it is not clear why people work. बहुत सारे व्यूज हैं इसके ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, और ये व्यूज आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं. कॉन्ट्रोडिक्ट इसलिए करते हैं या एक दूसरे के सेम नहीं है. हर बंदे ने सेम बात नहीं बोली. वो इसलिए नहीं बोली क्योंकि दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से अलग है और अलग रीजन के लिए काम करता है. हर बंदा एक ही रीजन के लिए काम नहीं करता. हर बंदा अलग अलग रीजन के लिए भी काम कर सकता है. तो कुछ लोग पैसों के लिए काम करेंगे, देखो जरा. दूसरे लोग सोशल इंटरैक्शन के लिए काम करेंगे. कुछ लोग अपनी पर्सनल नीड जैसे कि रिकग्निशन, एफिलिएशन के लिए काम करेंगे, कि मेरा इस लीग से, इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस ग्रुप से किसी तरीके से एसोसिएशन हो जाए. मैं भी कह सकूं कि भाई आई एम एम्प्लॉय ऑफ गूगल, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ फेसबुक, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ टेस्ला, आई वर्क इन एप्पल. बोल सकूं आई एम अ लेक्चरर एट आईबीए, आई एम अ लेक्चरर एट, असिस्टेंट प्रोफेसर एट हार्वर्ड. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूं, या मैं सोशल इंटरेक्शन के लिए काम कर रहा हूं, या मैं अपनी पर्सनल नीड जैसे कि एफिलिएशन और रिकग्निशन को पूरा करने के लिए कर रहा हूं. लोग अलग अलग वजहों से काम करते हैं, तो इसलिए अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी सामने आई. लेकिन जितनी भी थ्योरीज हैं, वैसे तो ठीक ठाक थ्योरीज हैं तकरीबन. मेरी जो जितनी मुझे पता है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग 9 थ्योरीज तो मुझे पता है. 6 थ्योरीज आपके सिलेबस का पार्ट है, एएस का. 6 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, या आपके एएस के सिलेबस का पार्ट है. तो जितनी भी थ्योरीज है दुनिया में, उन्हें 2 बड़े स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर दिया गया. देयर आर मैनी मोटिवेशनल थ्योरीज which are broadly categorized in 2 perspectives. उन्हें 2 बड़े स्पेक्ट्रम्स में डिवाइड कर दिया गया. थ्योरीज दैट फोकसेस ऑन what motivates people, called content theories. सर, वो थ्योरीज जिन्होंने इस बात पे फोकस किया
कि लोगों को क्या चीज मोटिवेट करती है, व्हाट मोटिवेट्स पीपल, उन्हें कंटेंट थ्योरीज का नाम दिया गया। कंटेंट थ्योरीज की कैटेगरी में लेकर आए कि यार ये कंटेंट है जो जरूरी है वर्कर को मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज ये चीजें जो वर्कर को मोटिवेट करती हैं, व्हाट मोटिवेट्स वर्कर, कंटेंट बेस्ड कंटेंट थ्योरीज उनको नाम दिया गया। और फिर बताया थ्योरीज दैट फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, दैट हाउ मोटिवेशन अकर्स, उन्हें प्रोसेस थ्योरीज का नाम दिया गया कि हाउ, प्रोसेस की बात हो रही है कि मोटिवेशन कैसे अकर होगी, बनेगी कैसे, सिस्टमैटिक पूरा प्रोसेस, उन्हें प्रोसेस थ्योरीज का नाम दिया गया। आपके सिलेबस में एक प्रोसेस थ्योरी है और बाकी 5 कंटेंट थ्योरीज हैं। आपके सिलेबस में एक प्रोसेस थ्योरी है विच इज कॉल्ड व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, बाकी 5 कंटेंट थ्योरीज हैं। तो टोटल आपके सिलेबस में 6 थ्योरीज हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की हमारी सबसे पहली थ्योरी, एफ डब्ल्यू टेलर। मुझे बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस नेम बिफोर? यस प्लीज। तो सर, मोटिवेशन की हमें सबसे पहली थ्योरी, हमारे सिलेबस की भी और दुनिया में भी मोटिवेशन की सबसे पहली थ्योरी एफ डब्ल्यू टेलर ने ड्राइव की। इनका नाम है फ्रेडरिक वॉल्टन टेलर। ठीक है ना, नाम से पूरा, नाम से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, फ्रेडरिक वॉल्टन टेलर। नाउ हु वाज ही, क्या क्या थ्योरी थी सर इनकी, इन्होंने क्या ड्राइव किया और इनकी थ्योरी हमारे किस काम आ सकती है? अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। एफ डब्ल्यू टेलर, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, किसी भी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके डेवलपर का, उस थ्योरी डेवलप करने वाले शख्स का, उस रिसर्चर का आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये बैकग्राउंड है इस बंदे का, इसने इस लेवल पे काम किया हुआ था। सो एफ डब्ल्यू टेलर, ही was an क्लैरिकल स्टाफ बोलेंगे, क्लैरिकल स्टाफ भी नहीं बोलेंगे, लेबर। ही वॉज अ लेबर इन स्टील फैक्ट्री इन यूएसए, एंड in around 1880s. देखते जाइएगा। He joined a steel factory in USA in around 1880s, 1880 81 के करीब, 1880 1881 के करीब इन्होंने यूएस में एक स्टील फैक्ट्री एज अ लेबर ज्वाइन की। ही वर्कड एज अ लेबर फॉर अराउंड 18 years before got promoted to chief engineer। अब आप देखें,
18 साल एज अ लेबर काम किया, 18 साल, 18 years। बहुत होता है, बहुत होता है। यू डोंट हैव एन आइडिया। 18 साल बहुत होता है सर। 18 years उन्होंने एज अ लेबर काम किया, लेबर, बिफोर ही गॉट प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर। अच्छा, अभी चीफ इंजीनियर बने थे, चीफ इंजीनियर। वर्ट अराउंड 10 years as chief engineer before got promoted to senior management level। 10 साल चीफ इंजीनियर का तौर पे काम किया और फिर प्रमोट हुए सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे। टेक्निकली टोटल ऑफ 28 years ऑफ दिस टाइम। जब 1898 में when he got promoted to chief engineer, F.W. Taylor was already very well experienced about what problems labor faces, कि एक लेबर आमतौर पे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और लेबर की मोटिवेशन क्यों अप डाउन है और लेबर अपने काम से कब खुश है और अपने काम से खुश क्यों नहीं है। और क्योंकि वो खुद लेबर रहे 18 साल, तो जब वो चीफ इंजीनियर बने तो उनको लेबर के बारे में ठीक ठाक पता था। ही अंडरस्टूड द साइकी एंड द माइंड सेट ऑफ लेबर्स। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने चीफ इंजीनियर बनते ही लेबर्स के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। चीजों को उन्होंने मैनेजमेंट परसेप्शन की तरफ देखना शुरू किया और उन्होंने लेबर्स के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करना शुरू कर दी। और 10 साल चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे जो वो रहे, 10 years, और 10 साल उन्होंने रिसर्च कंडक्ट की। भाई रिसर्च 10 साल की है, रिसर्च। 18 साल का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस एंड 10 years ऑफ रिसर्च, टोटल ऑफ 28 years। ये थ्योरी ऐसे ही किसी ने उठ के प्लेट में रख के हमें नहीं दे दी। या ऐसा नहीं है कि सर तकिए के नीचे एक कागज रख दिया और सो गए और सुबह उठे और जबरदस्त यार चलो आओ एक मोटिवेशन की थ्योरी लिख दें, और थ्योरी लिख दी एंड दुनिया पागल हो गई, दर्शक दीवाने हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। 28 साल लगाए, 2008 में जाकर उन्होंने अपनी दो थ्योरीज दी। एक 2008 में दी, और 2008 बोल रहा हूं, 1908, एक 1908 में दी और एक थ्योरी दी 1912 में, 1912 में। तो एफ डब्ल्यू टेलर एक्चुअली कंक्लूडेड टू थिंग। उन्होंने पूरी रिसर्च, उनकी पूरी रिसर्च इस एक मुद्दे पर थी। जैसे कियान ने थोड़ी देर पहले बड़ी जबरदस्त बात बोली, कियान ने बिल्कुल ठीक बोला कि सर एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर थी, मनी इज द ओनली मोटिवेटर। बस। आपने वो अक्षय कुमार और कैटरीना का गाना सुना होगा आप सबने, यकीनन, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। हमजा, कियान, मरियम, शायान, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों ने वो कैटरीना कैफ
और अक्षय कुमार का गाना सुना होगा जिसमें कैटरीना कैफ कहती है कि अक्षय कुमार पूछता है क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। राइट, सुना है? सुना है? क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। सुना है ना? तो अक्षय कुमार को किसी ने एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी नहीं पढ़ाई थी। अक्षय अक्षय कुमार को किसी ने एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी नहीं पढ़ाई थी, वरना वो ये सवाल नहीं पूछता। अक्षय कुमार को अगर बचपन में किसी ने एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी पढ़ा दी होती कि एफडब्ल्यू टेलर ने फरमाया था मनी इज द ओनली मोटिवेटर एंड पीपल वर्क फॉर मनी अलोन, तो वो कैटरीना कैफ से ये नहीं पूछता क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। तो उसको पता होता तू पैसा पैसा इसलिए करती है क्योंकि एफडब्ल्यू टेलर ने कहा था कि पैसे पे मरती है। राइट, तो उसको जवाब पता होता। अब एफडब्ल्यू टेलर ने दो थ्योरीज दी, एक 1908 में, एक 1912 में। वो थ्योरीज क्या थी और एफडब्ल्यू टेलर ने वो थ्योरीज डेवलप कैसे की, उन थ्योरीज के नाम आपके सामने इनिशिएट कर रहा हूं। उन थ्योरीज के नाम आपके सामने इनिशिएट कर रहा हूं। एफडब्ल्यू टेलर ने जो पहली थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम था इकोनॉमिकल मैन, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिकल मैन। और एफडब्ल्यू टेलर ने जो अपनी दूसरी थ्योरी दी, दैट वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एफडब्ल्यू टेलर ने जो अपनी दूसरी थ्योरी दी सर, वो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इकोनॉमिकल मैन क्या है और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है और बाकी थ्योरीज, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताएं क्या आज का सारा टॉपिक समझ आया?